हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 11th ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द अवार्ड्स अंडर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आर गिवन इन द 4 कैटेगरीज इन विच विज्ञान रत्न इज द हाईएस्ट ऑनर। एंड सेकंड, the Rashtriya Vigyan Puraskar Committee is headed by the Principal Scientific Advisor of India. And third, the award ceremony for all categories of awards will be held on 23rd of August, on which National Space Day is celebrated. और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज अ न्यू सेट ऑफ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉग्नाइज द नोटेबल एंड इंस्पायरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय साइंटिस्ट्स, technologists and innovators individually or in teams in various fields of science, technology and technology-led innovation. So 4 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, जिनमें फर्स्ट है विज्ञान रत्न अवार्ड and it will recognize lifetime achievement and contributions made in any field of the science and technology. Second है विज्ञान श्री अवार्ड and it will recognize distinguished contributions in any field of science and technology. Third है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड and this award will recognize and encourage young scientists up to the age of 45 years who made an exceptional contribution in any field of the science and technology. और फोर्थ है विज्ञान टीम अवार्ड. So this award is given to a team comprising 3 or more scientists, researchers, innovators who have made an exceptional contribution working in a team in any field of science and technology. So आपने देखा कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा 23rd ऑफ अगस्त को, जिस दिन हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Every year, on which date is National Javelin Throw Day celebrated in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 5th अगस्त, 6th अगस्त, 7th अगस्त या फिर 8th ऑफ अगस्त। और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो 7th ऑफ अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, The Athletics Federation of India, the apex body of athletics in India, decided to celebrate 7th August as National Javelin Day to commemorate Neeraj Chopra's historic gold medal during the Tokyo Olympics. On 7th August 2021, Chopra won the gold medal in the final of the men's javelin throw event of the Tokyo Games by throwing the javelin to a distance of 87.58 meters. So he created history as it was India's first gold medal in track and field events at the Olympics. और हाल ही में आपने देखा होगा 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में जब जेवलिन थ्रो का फाइनल्स हुआ तो उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has recently signed a memorandum of understanding with India to enhance cooperation in the sports field? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
किस देश ने हाल ही में खेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं जिम्बाब्वे, तिमोर लेस्ते, ट्यूनीशिया या फिर सेंट किट्स एंड नेविस। आपको बताना है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो समझौता हुआ है वो भारत और किस देश के मध्य हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये समझौता हुआ है भारत और सेंट किट्स एंड नेविस देश के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं On 5th of August 2024, Union Minister Mansukh Mandaviya, Ministry of Youth Affairs and Sports, has signed a memorandum of understanding with the Dangil L. Douglas, Minister of Foreign Affairs of St. Kitts and Nevis in New Delhi to enhance cooperation in various sport matters. So, इसका उद्देश्य है to improve both countries' sporting capacities by promoting a collaborative approach to sports development, sharing expertise and mutual growth among athletic disciplines. So, सेंट किट्स एंड नेविस की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज में लिवार्ड द्वीप पर स्थित एक द्वीपीय देश है और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है और इस देश की राजधानी है बेसेत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the India's National Multidimensional Poverty Index, consider the following statements. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड सेकेंड 12 indicators are included in India's National Multidimensional Poverty Index. And third, maternal health and bank accounts are included in India's National Multidimensional Poverty Index, but they are not part of the global MPI. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उससे संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं The National Multidimensional Poverty Index measures multiple deprivations across health, education, and standard of living, and the Alkire-Foster methodology is used for calculating India's national MPI. So, India's national MPI includes 12 indicators across 3 dimensions, जिनमें शामिल हैं health, education, and standard of living. हेल्थ की बात करें तो उसमें शामिल है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, इसके साथ ही एजुकेशन में है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में जो पैरामीटर्स शामिल हैं वो हैं ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट्स एंड एसेट्स। So MPI का aim है to improve India's global MPI ranking by creating a customized index that complements existing poverty statistics based on per capita spending. And it contributes to measuring progress towards Sustainable Development Goal 1, which aims to reduce poverty in all its dimensions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, where was the 52nd Conference of Governors held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में राज्यपालों का जो 52nd सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स का आयोजन किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं। On August 2nd, 2024, President Draupadi Murmu presided over the 52nd Conference of Governors at Rashtrapati Bhavan, her first time leading the event. So the conference, attended by the key leaders like Vice President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi, and Home Minister Amit Shah, also included state governors, lieutenant governors, and administrators of the Union Territory. The two-day event featured participation from the Niti Aayog officials and senior government members, and the Conference of Governors, first held in 1949, addresses governance and administrative issues in India. तो आपने देखा कि इस वर्ष इसका आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है, और ये 52nd एडिशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स का। पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1949 में, और उस समय अध्यक्षता की थी इस कॉन्फ्रेंस की उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, which ministry has introduced its first standard operating procedures for the seamless transport of human organs? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप यहाँ देख सकते हैं। The Union Health Ministry has introduced standard operating procedures for transporting organs across India using air, road, rail, and waterways. So these guidelines ensure efficient transport when donors and recipients are in different locations, and airlines can request priority for takeoff and landing, assist medical personnel with check-ins, and notify airport for smooth arrivals. Flight crews may announce organ transport, and staff will help move the organ box from the aircraft to ambulances. So आप ध्यान रखेंगे, सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स जो है ये शुरू किया है हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।